आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने कुछ एक्सियम्स पढ़े थे और कुछ, ठीक है। तो इन्हीं पे क्वेश्चंस जो थे, मैंने आपको एग्जांपल्स तो करवा दिए थे सारे। अब इसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 5.1, we'll open exercise 5.1 and then see और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्राज हैं वो भी करवा दूंगी इसमें। आज यूक्लिड आपका खत्म हो जाएगा। सो एक्सरसाइज 5.1 ओपन कर लो। Which of the following statements are true, which are false? Give reasons for your answer. साथ में रीजंस भी देने हैं। यूक्लिड्स में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, एट द मैक्सिमम या 1 का आएगा, कभी कभी आता है स्टेट 2 पोस्टुलेट, स्टेट 4 एक्सियम्स, राइट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, फॉल्स। ए पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो फॉल्स होगा, बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स। तो इसका होता है फॉल्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स। Many lines that pass through a single point. Then second part, there are infinite number of lines which pass through 2 distinct points, false, only one line. 2 points के साथ एक single line बनती है। A terminated line can be produced indefinitely on both sides. True. If 2 circles are equal, their radii are equal. True. In figure 5.9, AB is equal to PQ and PQ is equal to XY. Then AB is equal to XY. Reason क्या देंगे? Axioms में क्या आता है? Things which are equal to नहीं, things which are identical, things which are equal to same thing are equal to one another. Things which are equal to same thing are equal to one another. Give definition for each of the following terms. इसका second question जो दिया हुआ है, give definition for each of the following terms, and if you think there are other terms that need to be defined first, what are they and how you might define them. जैसे पैरेलल लाइंस के बारे में कहा गया है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? The lines which never do not meet, है ना। तो हमें और कैसे, और इंटरसेक्ट मतलब लाइंस which do not intersect at any point at anywhere in the plane, तो हम पैरेलल लाइंस को वैसे डिफाइन करेंगे, तो उसमें मुझे इंटरसेक्ट को करना है, तो इंटरसेक्ट को which never meet, which have no point in common, ठीक है। Then perpendicular lines, point of intersection, या डेफिनेट लेंथ है, तो डेफिनेट क्या हुआ, लेंथ क्या हुआ, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, अ लाइन सेगमेंट, fixed distance between one point and radius is the fixed distance between one point and all points of the boundary of the circle. फिक्स पॉइंट है, तो ये फिक्स डिस्टेंस है, ऑल पॉइंट्स, पॉइंट क्या हुआ और वो फिक्स पॉइंट क्या हुआ, उसको डिफाइन करना है। दैट फिक्स पॉइंट इज सेंटर, और उसके बाउंड्री कौन सी हुई, जो उसने एरिया डिमार्केट किया, वो सब सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर,
equal sides and equal angles, equal sides and equal angles. तो और इसके बारे में हम क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है ना, और तो नहीं कुछ आएगा? क्लियर हो गया बेटा? राइट, अब नेक्स्ट आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. Consider two postulates. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. इसके बाद क्या है? इसके बाद रिवीजन शुरू फिर से. नंबर सिस्टम करवा देती हूँ, पॉलिनोमियल्स के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं वो करवा देती हूँ, प्लस आपके फिर अब टेस्टिंग शुरू हो जाएगी. अब तो कोऑर्डिनेटर्स के तुम मुझसे डाउट्स पूछ लो, लाइंस एंड इक्वेशंस इन स्ट्रेट लाइन वो करवा देती हूँ, लीनियर इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट बार रिवाइज करवा देती हूँ. ठीक है ना, इस हफ्ते में वो करवा के फिर टेस्ट लेती हूँ फिर से सैटरडे को या फ्राइडे को. कब रखा मैम ने? साइंस वाले मैम ने आ जाए, मतलब फ्राइडे को ले सकते हैं टेस्ट, फिर आपका सैटरडे को ले सकती हूँ मैं. ठीक है ना. हाँ जी बताओ. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी. इसने नीचे जो क्वेश्चन लिखा है, हाँ, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. दरवाजा बंद कर दो. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? आपने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, तो इन बिटवीन एक पॉइंट होगा सी which is between A and B. There exists a point. So point C lies in the interior, inside of AB. Interior of line segment AB, मतलब ABC कोलिनियर पॉइंट्स आ गए. इससे मतलब डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई? कोलिनियर पॉइंट्स. तो अनडिफाइंड टर्म्स क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स अनडिफाइंड हो गया. और फिर AC प्लस BC इज इक्वल टू AB. या इंटीरियर हो जाता है. इंटीरियर का मतलब क्या हुआ? कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज को? ठीक है, कि एक तरफ ए भी है, एक तरफ बी, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, उन दोनों के बीच में सी बैठा हुआ है. ठीक है ना. सो दैट मींस वी नीड टू डिफाइन इंटीरियर. देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. देयर एग्जिस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. यस, देयर एग्जिस्ट 3 पॉइंट्स. तो इनसे क्या बनता है? ट्रायंगल. देयर एग्जिस्ट 3 पॉइंट्स which are not on the same line. तो इन दोनों से एक ही चीज निकलती है कि या तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. या पॉइंट इंटीरियर में लाई करेगा या पॉइंट इंटीरियर में लाई नहीं करेगा. ठीक है. देयर एग्जिस्ट 3 points that are not on the same line. ठीक है. Do these postulates contain any undefined term, interior, collinear points? ये सब undefined terms हो गई. And do they follow from Euclid's postulates? Consistent है कि नहीं? Yes, they are consistent in terms with Euclid's postulate. Euclid ने जो postulate दिए हुए हैं उनको भी follow करते हैं. They are consistent with Euclid's postulates. They follow Euclid's postulates. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पलर थे वो करवा दूंगी आपको. क्वेश्चन 4 में लिखा है पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी. ए बी ड्रॉ करके पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी. देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए. ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. Things must coincide.
with each other are equal to each other। ये किया था ना हमने। और AC AC आपस में क्या है, इक्वल। तो AB इज इक्वल टू AC प्लस AC। AB इज इक्वल टू 2AC। ये पर तो यूक्लिड्स में आ जाता है, ठीक है। हमने रिप्लेस कर दिया, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, रिजल्ट्स आर इक्वल्स। ये प्रूव में आता है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है इसका, इसी का एक्सटेंशन है फर्दर। ये क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 5 फर्दर इसी का एक्सटेंशन है। तुम लिख नहीं रही हो, लिख लो ना साथ साथ। ये फिर बाद में क्वेश्चन मतलब सच में पेपर में लिखना नहीं आएगा। उसने कहा है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। In question 4, point C is called the midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ठीक है, तो अपने पास गिवन क्या है, C is the midpoint of AB. Let us take another point P which is midpoint of AB. Let there be another midpoint of AB as P. ठीक है, let there be another which is midpoint of AB। एक तो मिड पॉइंट है भी है, एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जो मिड पॉइंट है, या लेट ई बी अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि मिड पॉइंट एक ही होगा। ऐसे लिखेंगे ना इसको, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू हाफ AB, तो C इज द मिड पॉइंट, एंड सिमिलरली P इज द मिड पॉइंट, तो AP इज इक्वल टू आल्सो हाफ AB। दैट मींस AC इज इक्वल टू AP। थिंग्स व्हिच आर आइडेंटिकल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। लिखना पड़ेगा वहां पर, ये रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थिंग्स, क्योंकि हमने यूक्लिड से एक्सप्लेन करना है, विच आर आइडेंटिकल टू सेम थिंग, नहीं आइडेंटिकल नहीं, सॉरी, विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर हो गया इतना। सो AC इज इक्वल टू AP आ गया। अब क्या होगा, अगर उसने कहा है AC इज इक्वल टू AP, दिस कैन हैपन ओनली इफ C coincides with P or C and P are the same points or identical. Therefore, points C and P are identical. Hence, a line segment can have only one midpoint.
ठीक है, क्वेश्चन 6 कैसे करोगे? तो ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गया, ठीक है ना? तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। और रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू सी डी हेंस प्रूव। अब उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवा देती हूँ, और तो ऑलमोस्ट इसके हैं ही हैं, और वो क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर, तो मेक श्योर वो सब कर लो आप। हे भगवान, क्या
इसने वेबसाइट हैक की, पक्की बात है, एनसीईआरटी की ना। चलो देन मैं ऐसे ही करवा देती हूँ फिर, किसी के पास पैसे तो नहीं है। चलो आई ट्राइड, अच्छा चलो कोशिश करती हूँ इसमें से करवा देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इसके 1 मार्क क्वेश्चंस तो अलग से है ही है हमारे पास, पर दीज क्वेश्चंस आई थिंक ये वाला करना होगा। लिखो, सॉल्व द इक्वेशन, ये होता है सॉल्व द इक्वेशन a minus 15 is equal to 25 and state which axiom did you use here. State the axiom. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a minus 15 plus 15 is equal to 25 plus 15. So which axiom? Equals are added to equals, the results are equal. So a is equal to what? ठीक है, ऐसे ही है, if x plus y is equal to 10, x is equal to z, show that z plus y is equal to 10 and state which axiom did you use here. वो तो है, पर उसमें रिप्लेसमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, उसमें एग्जाम में है नहीं ना। तो उसने क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू जेड, एड y ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, या सेम सेम थिंग इज एडेड टू इक्वल्स, द रिजल्ट्स आर इक्वल, द होल्स आर इक्वल। ठीक है, एंड थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये एक तरह से क्वेश्चन। ठीक है, अब एक ऐसे दिया हुआ है आपको, सिंगल लाइन से लाइन दी हुई है, इस पर पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। शो दैट लेंथ ए एच इज मोर देन सम ऑफ लेंथ ए बी बी सी सी। नहीं, तो आपको तो पता है ना ए एच किसके इक्वल होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई एफ प्लस डी ई प्लस ई एफ, है ना, प्लस एफ जी प्लस जी एच। इसको बस इंटरचेंज कर लेना, डी पहले आएगा। ठीक हो गया ना, थिंग्स विच आर आइडेंटिकल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यही कहता है ना, विच कोइंसाइड विद वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू, कोइंसाइड विद सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये हो गया ना एग्जाम। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ए बी बी सी सी डी, दिस इज होल, दिस इज पार्ट, whole is always more than part, therefore AH is more than AB plus BC plus CD.
हाँ तब भी होगा। AC प्लस, तब तो हो ही जाएगा बेटा, ये तो होल हो गया ना। AC, सी, सीई है। हाँ तो नहीं होगा, सीई नहीं होगा। सी अगर सीई के साथ लिया तो फिर वो भी वही होगा ना, होल इज ऑलवेज मोर देन सीई और एस एच, तब थोड़ी ना आएगा। ठीक हो गया। ठीक है। अब थोड़े बहुत जैसे जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हैं जो आ जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है इन फिगर ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, शो दैट ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ऐसे। ए सी इज इक्वल टू, सॉरी गलत लिख दिया मैंने ये, तभी ना प्रूव नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये है ए, दिस इज बी और दिस इज, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी, वेरी सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी सी, अब हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, शो दैट। तो क्या करोगे, ए बी माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी सी माइनस बी वाई, तो ये आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर। क्लियर हो गया। ये यूक्लिड्स है, एक्सरसाइज 5.3 है यूक्लिड्स की एग्जाम्पलर की, और ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। बुक में तो आपके इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट एग्जाम्स में यहाँ पर थोड़े ज्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, ये चीजें तो प्रूव करनी फिर भी आसान है, जो बुक में है थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है, ये वाले तो फिर भी आसान है, मतलब ये स्टिल यू कैन प्रूव। जैसे कि अब ये दिया हुआ है कि जैसे यही फिगर थी आपकी, ये वाली फिगर थी, ठीक है। हाँ, इसके तो है ही नहीं, बस इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन ही कर लो। इसमें आपको वो भी दिए हुए हैं सारे, वन वन मार्क क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी, सेम क्वेश्चन है। थोड़ी सी फिगर का चेंज करूंगी यहाँ पर, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, x and y are midpoints of AC and BC, and AX is equal to CY. Show that AC is equal to BC. X and Y are midpoints, ठीक है ना। तो X अगर midpoint है तो AX is equal to half of AC, ऐसे ही CY is equal to half of BC। अब AX is equal to CY, therefore half of AC is equal to half of BC, things which are equal to same thing are equal to one another, ये half half कट गया और AC is equal to, ठीक हो गया, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन लिखो, लिख लोगे ना अब इसको तो, ठीक है। तुम लिखती बिल्कुल भी नहीं हो, लिख लिया। अब ये वाला लिखो, हम्म,
दोनों ही सेम है बेटा, ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री में भी यूज तो वही होगा ना, एक्सियम से यूज होंगे ना मेन तो, बात तो वही आएगी ना। इन फिगर, इन दिस फिगर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, शो दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। कुछ नहीं दिया हुआ। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू का है, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री का है, तो प्रूव दैट एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री। एक ये क्वेश्चन है, और उसने कहा है सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसी सेम फिगर में, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। हाँ जी, कैसे होगा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, तो क्या लिखोगे? हाँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये लिखना पड़ेगा। बस इसमें एक्सियोम लिखने के मार्क्स चाहिए। हाँ, ये सेम फिगर है। थिंग्स विच आर आइडेंटिकल टू सेम थिंग, या थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, है ना, नॉट आइडेंटिकल, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू। सो इसको ऐड कर दोगे, देन इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, द रिजल्ट्स आर, ठीक है। थोड़ी सी चीजें इसमें और करवानी है आपको, वो नेक्स्ट क्लास में ना, मतलब कल की क्लास में एक बार ऐड करवा दूंगी, क्योंकि उससे ना अगर बाई चांस क्वेश्चन आएगा पेपर में, है बहुत जनरल सी चीजें कि किसमें क्या लिखना है, इसमें लिखने वाली बात ही हो जाती है। जैसे आपको ये फिगर दी हुई है, ए बी सी डी, ये एंगल वन, ये टू, ये थ्री, और ये फोर, और इसमें लिखा है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, शो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। एबीसी और एसीबी आपस में इक्वल है, थ्री और फोर आपस में इक्वल है, नहीं, एबीसी में से फोर माइनस होगा, तो इसको आप अपनी तरह से रीराइट करके लिख दोगे इस तरह। तो एंगल एबीसी में से एंगल फोर माइनस होगा, एंगल एसीबी में से एंगल थ्री माइनस होगा, तो आ जाएगा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। equals are subtracted from equals, the remainders are equal. This is question number 9. इसका क्वेश्चन 10 है, कुछ ऐसे लाइंस दी हुई हैं आपको,
ये क्या होगा ए बी सी ई डी। तो दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी सी and CB is equal to CE, show that AB is equal to B। ठीक है ना, है बहुत जनरल सी चीजें ये। जैसे कि एक यहाँ पे एक चीज दी हुई है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ये लिख लिया ना हमने, ये तो हो जाएगा। जिस वन जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें था नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं है कौन सी टर्म, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.4 में, ठीक है, विच सेज टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, लिख लो इस चीज को। बाकी तो इन जनरल कंसिस्टेंट है, जैसे हमने कहा है कि ये पोस्टुलेट है, ये बात कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसको कैसे प्रूव करोगे। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी perpendicular टू सेम लाइन। ठीक है, तो स्टडी करना है। तो क्या दिस इज, उसने लिखा है चेक वेदर इट इज एन इक्विवेलेंट टू यूक्लिड्स फिफ्थ postulate। check whether this is consistent with Euclid's fifth postulate। इसको आप कैसे करेंगे। फिफ्थ postulate क्या कहता है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड by a third line, falls on third line, then angle, interior angle which add up to less than 180 degree, they will intersect on that side। तो अब उसने कहा है कि two intersecting lines cannot be perpendicular, तो मान लो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, let us say that this third line, यहाँ दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री हम एंगल बना रहे हैं, राइट। पर हमारा पोस्टुलेट क्या कहता है कि जहां पर 180 से कम एंगल होगा वहां इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये एग्जैक्टली 180 बना रहे हैं तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब ये हमारा कंसिस्टेंट है, इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसको। दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज कंसिस्टेंट टू फिफ्थ पोस्टुलेट। हाँ, इसको थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा ना। इसको थ्योरेटिकल मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा इसको यूक्लिड्स को लेकर, जनरल तो आप लिख दोगे पैरेलल लाइंस है। तो विल से लेट अस टेक टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एज एल एंड एम, दे इंटरसेक्ट, ठीक है ना। आप कैसे इसको करोगे, दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, लेट मी से क्यू, ये क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड दे आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, लेट अस से लाइन एम को परपेंडिकुलर, यहाँ भी 90, यहाँ पर भी 90। तो एज पर यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट द टू एंगल्स, जैसे यहाँ पर एंगल 1 ले लो, ये 1 जहाँ पे मैंने 90 90 लिखा है ना, तो एंगल 1 लिखो, एंगल 2, तो हमने जो लिखी है कंडीशन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज 90, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो कहता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। सो दिस इज इनकंसिस्टेंट, है ना, हमारा जो सपोजिशन है वो फॉल्स है। देयरफॉर अगर दे परपेंडिकुलर सेम है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एग्जैक्टली 180 डिग्री पर होगा, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, हेंस वो पोस्टुलेट एक गलत हो गया। मतलब उसने इसको मतलब आपस में दोनों सेम ही बन जाते हैं। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, या फिर
फिफ्थ पॉस्टुलेट ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, वो इक्विवेलेंट ही है, वो जो बात कह रहा है इसमें भी वही बात थी। क्लियर हो गया इतना? अब एग्जाम्पल का थोड़े से एमसीक्यू करवा देती हूँ इसी के, बहुत जनरल से थे, ठीक है। और कल से थोड़ी बहुत केस स्टडीज वगैरह भी साथ साथ करवा देती हूँ आपको, एमसीक्यूज केस स्टडी एग्जाम्पल की तो कम से कम कवर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसने कहा 3 steps फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स, 3 steps फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स, सॉलिड्स को पॉइंट्स तक पहुंचना है तो 3 steps क्या होते हैं? सॉलिड बनता है, सॉलिड से क्या बनती है? सरफेस, सरफेस से क्या बनती है? लाइंस या एजेस, और लाइन से क्या बनते हैं? ये एमसीक्यू में आता है, लिख लो इसको, ठीक है। ये सारे उसमें एग्जाम्पल के हैं, एग्जाम्पल अभी ओपन नहीं हो रहा वरना साथ में ही आ जाता। तो ये सारी चीजें तो एग्जाम्पल के 22 क्वेश्चन है ना, इनमें सच में एमसीक्यू आ जाता है। अब उसमें कोई रीजन नहीं है कैसे कैसे आ गया, ये पढ़ने ही पड़ेगा, सबको थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह सब याद करनी होगी इसकी। नंबर ऑफ डायमेंशन सॉलिड हैज, सॉलिड की कितनी डायमेंशन होती है? 3। सॉलिड हैज 3 डायमेंशन। सरफेस की कितनी डायमेंशन है? और पॉइंट की? ठीक है। यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस treatise the elements into how many chapters? 13. Total number of propositions in the elements are, हाँ, 465 है शायद, पता नहीं, मैंने कहा था कि कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस उसने पेज 83 पे लिखा हुआ है, 465 propositions are there. Boundaries of solids are surfaces, curves, lines, points. Lines. बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, सरफेस भी नहीं होते, कर्व भी नहीं होते, लाइंस होती है, एजेस कहा जाता है जिनको। सॉलिड की बाउंड्रीज, जो वो सरफेस होती है, बाउंड्री वॉल, बाउंड्री आर बिल्कुल एजेस जो हुआ, पॉइंट जो, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, नहीं, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर सर्फेसेस, बाउंड्रीज ऑफ सर्फेसेस आर लाइन। हाँ, मैं सरफेस वाला पढ़ रही थी। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर सर्फेसेस, बाउंड्रीज ऑफ सर्फेसेस आर लाइंस, ठीक है ना, तभी वो आगे इंटरफेस हुआ उनका। चलो, in Indus Valley civilization around 3000 BC, the bricks used for construction work were having dimensions in the ratio. ये कौन याद करता है? ये अगर मार्क्स मिले होंगे तो आप याद करोगे इसको, ठीक है। हाँ, 4:2:1, रफली अभी भी यही रेशियो चलती है। ये बहुत फ्रंट पेज पे दिया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और ये दिया हुआ है 4:2:1, ठीक है। A pyramid is a solid figure, base of which is a only a triangle, only a square, only a rectangle, any polygon. एनी पॉलीगन, पिरामिड में एनी पॉलीगन हो सकता है, पिरामिड किसी से भी बन सकता है, कोन नहीं है वो, कोन में सिर्फ सरफेस होगी वो। हाँ, ठीक है। पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, हाँ, एनी पॉलीगन। द साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड आर, पिरामिड के साइड फेसेस क्या होंगे? तो 8th में भी किया होगा, साइड फेसेस ट्रायंगल्स। अगर हमने मान लो एक स्क्वायर के साथ पिरामिड बनाना है, ये लिया मैंने, कुछ भी ले ली फिगर, नीचे ये एड है, आपने हर एक को इससे ज्वाइन किया इन पॉइंट से, तो जो उसके साइड फेसेस है वो क्या होंगे? हमेशा ट्रायंगल, साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स। इट इज नोन दैट, ये तो है, इट इज नोन दैट x plus y is 10, then x plus y plus z is equal to 10 plus z. The Euclid's axiom that illustrates this statement is first, second, third, fourth, second. Equals are added to equals, the results are equal. In ancient India, the shape of altars and
used for household rituals were? Hmm? Squares and circles, triangles and rectangles, trapeziums and pyramids, rectangles and squares. ऑल्टर्स के लिए जो स्पेस यूज की जाती थी वो क्या थी इंडिया में? ठीक है, सो द ज्योमेट्री squares and circular altars for use for household rituals, while altars were shaped for combination of rectangles, triangles, and trapeziums were required for public work. तो हाउसहोल्ड रिचुअल्स के लिए स्क्वायर एंड सर्कल्स वर यूज, और पब्लिक वर्शिप के लिए ट्रायंगल्स, ट्रेपीजियम्स एंड रेक्टेंगल। रट्टा ही मारना होगा ये। नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन श्री यंत्र। there's a हमारे मतलब इन आर अथर्ववेद में भी कहा गया है, और there's this श्री यंत्र होता है एक, there's this मतलब not a, it's kind of a shape formed by some triangles, तो उसे श्री यंत्र कहते हैं। तो श्री यंत्र given in अथर्ववेद वेदा consists of 9 interwoven isosceles triangles। श्री यंत्र होता है, ठीक है, तो उसमें 9 interwoven isosceles triangles, काइंड ऑफ एक शेप बनती है। आजकल आई सी दिस पैटर्न, आई फॉलो द फेस, तो वहां पे ना वो दिखाता है कि इफ यू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड मून अराउंड सन, तो दोनों कैसे कैसे मूव करते हैं आपस में, अगर आप उनके पॉइंट्स को ट्रेस करते हो तो वो पैटर्न में बनता है। डू यू ट्रेस द पाथ एंड दे, याद है आपको एक वो टॉय मिलता था बचपन में, स्पाइरल था, स्पाइरल केस होता था कि एक ऐसा है, देन यू मूव दिस फिगर इनसाइड, पेंसिल डालकर सर्कल के अंदर सर्कल घुमा के डिफरेंट शेप फ्लावर्स बनती है ना, तो वो जो स्पाइरोग्राफ होता है वैसा ही फिगर्स बनकर आती है। तो श्री यंत्र भी ऐसे ही, जब वो पावरफुल कैन से शेप्स यूज की जाती थी जिसको स्टडी करते थे टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ गैलेक्सीज एंड सम ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो वो सारे उसने कहा है 9। These triangles are arranged in such a way that they produce 43 subsidiary triangles. Though accurate geometry methods were used for construction of altars, the principles behind them were not discussed. जैसे जब मंदिर बनता था किसी भी शेप में, कोई बिल्डिंग बनती थी, तो क्यों बन रही है, वो क्यों खड़ी हो गई, और क्यों उसके पैरेलल में कोई और नहीं खड़ा हुआ, तो क्या लॉजिक था उसके बिहाइंड में, तो ये सब चीजें यूज किया जाती थी, पर उनके पीछे उनकी रीजनिंग क्या थी वो समझा नहीं पाते थे। ठीक है, अच्छा, यूक्लिड्स बिलोंग टू, अच्छा एक और लिखा है, और कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, ट्रेपीजियम पब्लिक वर्शिप के लिए था। यूक्लिड्स बिलोंग टू कंट्री, कौन सी कंट्री का था यूक्लिड? इजिप्ट। ठीक है, चलो, हेलो, हाँ जी, नहीं नहीं अभी तो क्लास, हाँ बस ओवर, हाँ हाँ होगी।